अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी उन्होंने जॉन स्नो का तो सुना ही हो। तो जॉन स्नो तीसरे या चौथे सीजन के बाद एक खास अहम किस्म के एक मकसद के पीछे भागता नजर आता है। वो कहता है कि आर्मी ऑफ द डेड इज कमिंग, द विंटर इज कमिंग। पहले एक फ्रेज चल रहा होता था, लेकिन उसके बाद द आर्मी ऑफ डेड इज कमिंग। वो उसके ऊपर कैंपेन करता है और जितने भी क्वींस हैं, किंग्स हैं, उनके पास जाके द 7 किंगडम्स में जाके वो ये लोगों को बावर कराने की कोशिश करता है कि आपकी जो निजी लड़ाइयां हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, अनलेस एंड अनटिल यू कंसिडर the ultimate threat that is upon us. Our armies will protect the North. There's no time for that. There's no time for any of this. While we stand here debating... It takes no time to bend the knee. Pledge your sword to her cause. And why would I do that? If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. This isn't about living in harmony. It's just about living. The same thing is coming for all of us. A general you can't negotiate with. An army that doesn't leave corpses behind on the battlefield. Lord Tyrion tells me 1 million people live in this city. They're about to become 1 million more soldiers in the army of the dead. आज हमारे पास जो आर्मी ऑफ डेड है, बिल्कुल एनालॉजी के साथ अनस्टॉपेबल, डिस्ट्रक्टिव, और वो बिल्कुल एक ऐसी आर्मी है जिसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसके खिलाफ हम सबको खड़े होके जिसके खिलाफ हमने बात करनी है। लेकिन उस आर्मी को, उस थ्रेट को, जो अल्टीमेट थ्रेट है, जो सबका दुश्मन है, उसको हम छोड़ के हम किसी और काम पे लगे हुए हैं। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा थ्रेट है जो कि पूरी दुनिया के कौमों के लिए, तो पूरी दुनिया के स्टेट्स के लिए, दुनिया की कंट्रीज के लिए एक म्यूचुअल एक थ्रेट बना हुआ है। लेकिन उसको हमने इतना इग्नोर किया हुआ है जितना सरसी आर्मी ऑफ द डेड को करती है, जितना डेनेरियस उसको आर्मी ऑफ द डेड को करती है। एक ऐसा थ्रेट है जो लार्ज स्केल पे है। आज पूरी दुनिया इस चीज की लपेट में है, लेकिन कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई लीडर इस चीज को, इस थ्रेट को सीरियस लेने की पोजीशन में नहीं है। कोई लीडर इसको सीरियस नहीं लेता। दुनिया की बहुत सारी क्लाइमेट एक्शन की जो एक्टिविस्ट हैं वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सेम लीडर जो कि पावरफुल हो सकता है वो इसके ऊपर काम करने के लिए, इसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। 2022 में यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा था, एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा था कि वी हैव entered into a global era of boiling, उसने ये कहा। तो उसके नतीजे में हमने कुछ एक्शंस लिए पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, और पूरी दुनिया में भी कुछ एक्शंस लिए गए, लेकिन अजली इस दुश्मन को हमने फिर से बुला दिया। और आज ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ये हमारे सामने है। एक बार फिर हमारे पास मौजूद है, एक बार फिर हमारे पास सामने मौजूद है, पहले से ज्यादा फोर्स के साथ और पहले से ज्यादा ताकत के साथ। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने इश्यूज हुए हैं, जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो हमसे हैंडल नहीं हो पा रहे। इंडिया के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, मालदीव्स के अंदर, नॉर्वे के अंदर, यूएस के अंदर, फ्लोरिडा के पूरी स्टेट उसके थ्रेट में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, और इसके साथ पाकिस्तान में रिसेंटली आपने फ्लड की वजह से जो इश्यूज हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स पेश आई हैं, वो आप देख रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा इस क्लाइमेट चेंज के बारे में कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज बहुत ही नुकसानदायक है। सबसे पहला इसका अगर हम पॉइंट देखें तो ये स्केल ऑफ थ्रेट के ऊपर हम देखेंगे कि किस स्केल पे ये थ्रेट चल रहा है और किस लेवल का है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मेजर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मेजर करते हैं तो हमने गर्मियों में व्यूअर्स हमने देखा हीट वेव्स देखी, पूरी दुनिया के अंदर हीट वेव्स देखी, और ऐसी हीट वेव्स देखी जिससे लोग मरे। हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की अमवात हुई है। पीपल हैव डाइड आउट ऑफ हीट स्ट्रोक अलॉन। अगर हम उसकी बात कर लें, फिगर्स बताते हैं 2024 के हज के अंदर 1170 हाजी सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से मरे हैं। वो भी बावजूद इसके कि हज के अंदर सऊदी अरेबिया ने कितने ज्यादा इंतजाम किए थे, उसके बावजूद हीट स्ट्रोक के जरिए 1127 लोग हज में मरे हैं।
कोई भी स्टैम्पीड हो, कोई भी जहां पे लोग जमा हो, क्राउड हो, या फिर अर्बन कोई एरिया हो, कोई सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे लोग मरते हैं, पानी पीते हुए मरते हैं लोग, पानी के सामने बैठ के मरते हैं लोग। तो ये कोई आम थ्रेट नहीं है। 1127 लोग सिर्फ एक इवेंट में मरते हैं, तो ये एक आम थ्रेट नहीं है। व्यूअर्स, दूसरा इशू है फ्लड्स का, ड्रॉट्स का और स्टॉर्म्स का, जो आज आप लोग आजकल देख रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस इशू की वजह से बहुत सारे लोग मरे हैं। स्वात में, बुनेर में 150 बच्चे एक स्कूल के ऊपर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से, आसमानी बिजली गिरने की वजह से पूरा स्कूल भी गया और उसके अंदर 150 बच्चे एक साथ लुकमा अजल बन गए। बुनेर में पूरे गांव और पूरे एरियाज, पूरा डिस्ट्रिक्ट बुनेर इस थ्रेट के अंडर है। गिलगित मेरा जो एरिया है उसके अंदर थ्रेट्स को देख के, उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन है फ्लड्स की वजह से और स्टॉर्म्स की वजह से, वो मैं विटनेस कर रहा हूं। पूरा पाकिस्तान विटनेस कर रहा है, पर पूरी दुनिया उसको विटनेस कर रही है कि उसके अंदर कितने इश्यूज आए हैं। व्यूअर्स, दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्केल ऑफ थ्रेट को नापने के लिए, वो है राइज ऑफ सी लेवल। राइज ऑफ सी लेवल एक ऐसा थ्रेट है, एक ऐसा स्लो पॉइजन है, एक ऐसा स्लो थ्रेट है जिसको हम समझने से कासिर हैं। इस चीज को जितनी जल्दी समझा जाए इतना अहम है हमारे लिए। सी लेवल एक साथ राइज नहीं होता है। सी लेवल फ्लड्स की तरह नहीं है, सी लेवल बारिश की तरह नहीं है, आपके तूफान की तरह नहीं है, आपकी आंधी की तरह नहीं है, ना इवन सुनामी की तरह है। लेकिन ये जो स्लो पॉइजन है, ये जो एक इशू है, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहरों को निगल रहा होता है। जैसे हम मालदीव्स में देखते हैं, मालदीव के बहुत सारे जजीरे जो 5 साल पहले मौजूद थे, आज वो मौजूद नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मायामी, फ्लोरिडा, बांग्लादेश और सोलोमन आइलैंड्स, इसकी वजह से यूएस इतनी जंगें लड़ रहा है सोलोमन आइलैंड्स की वजह के लिए हासिल करने के लिए। मालदीव्स व्यूअर्स आपके सामने है, उसके जजीरे गायब हो गए हैं। ढाका एक ऐसा शहर है जो कि इमिनेंट थ्रेट में है राइज ऑफ सी लेवल की वजह से। जकार्ता है, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया जो शहर है, वो राइज ऑफ सी लेवल की वजह से ये इमिनेंट थ्रेट में है क्लाइमेट चेंज के। सी लेवल राइज होता है समुद्री पानी के अंदर, ग्लेशियर से पानी पिघल के ज्यादा पानी शामिल होने की वजह से। अब समुद्र बहुत बड़ा होता है तो उसका सी लेवल अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जबकि रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि नॉर्वे और स्वीडन में 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर अगर रहे इस साल में या फिर अगले 5 साल में, तो इनका सी लेवल 70 से 80% बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जो कराक्रम रेंज है, हम अपने गिलगित की बात करते हैं, जो कराक्रम रेंज है उसका हर साल 10 मीटर तक ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं। तो वो जो 10 मीटर पिघल रहा है वो डेफिनेटली जा रहा है दरियाओं के साथ मिलकर समुद्रों की सतह समुद्र बढ़ाने के लिए। तो वो सारा पानी डेफिनेटली या तो गिर्द नवाह को तेजनेस करते हुए, बर्बाद करते हुए वो जाता है समुद्र में, कराची वाले समुद्र में, जहां पे आप लोग मौज मस्तियां करते हो, उसका भी लेवल बढ़ सकता है। और कराची भी इमिनेंट थ्रेट में है। और उसके साथ जो सियाचिन ग्लेशियर है, अगर हम ग्लेशियर मेल्टिंग की बात करते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग की, तो सियाचिन ग्लेशियर है और हिमालयन ग्लेशियर जो हैं वो हर साल 50 से 60% वो पिघल रहे होते हैं। 50 से 60 मीटर पर ईयर, 50 से 60 मीटर। अगर हम बात करें कराक्रम और सियाचिन के ग्लेशियर्स के ऊपर, तो वो 50 से 60 मीटर पर ईयर की रफ्तार से रिसीड होते जा रहे हैं। मतलब हर साल 50 से 60 मीटर वो ग्लेशियर पीछे जाता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन पेश आई, फ्लड्स की सिचुएशन पेश आई और ड्रास्टिक सिचुएशंस हुई, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये 65% तक पहुंच सकता है। ये जो डिस्ट्रक्शन है वो 65% फास्ट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से 60 मीटर से बढ़ के ये रिसीडिंग ऑफ द जो आपका वो है ग्लेशियल रिसीडिंग जो है वो 100 मीटर तक पहुंच सकती है। तो इमेजिन करें 100 मीटर अगर ग्लेशियल रिसीडिंग हुई, ग्लेशियर्स 100 मीटर तक पिघल गए, 100 मीटर तक ग्लेशियर्स ज्यादा पीछे चले गए, तो उससे क्या नुकसान होगा, कितना ज्यादा पानी दरियाओं में ऐड होगा और मजीद कितनी फ्लडिंग होगी। आज जो फ्लडिंग हो रही है वो सिर्फ बारिश से नहीं हो रही है, वो ग्लेशियल रिसीडिंग से भी हो रही है।
वो वीक ग्लेशियर्स की वजह से होती है। इसका एक और इशू है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अनस्टॉपेबिलिटी है। अनस्टॉपेबिलिटी ये एक ऐसा इशू है क्लाइमेट चेंज जो अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल। अब मुझे आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि यार अगर बारिश का ही पानी जमा होके ये फ्लड्स नहीं बनते हैं तो ग्लेशियर के लिए तो हमारे पास बारिशों के दौरान तो धूप भी नहीं है, तो ग्लेशियर कैसे पिघले? तो उसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। परमाफ्रोस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 साल से ज्यादा तक फ्रोजन हालत में हो, अगर वो पिघल जाए तो इस प्रोसेस को परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस में होता यह है कि पिघल के कोई भी चीज फिसलने की उस सिचुएशन में आके रहती है। अब उससे क्या होता है कि जब थोड़ी सी भी बारिश होती है या फिर थोड़ा सा भी फ्लड बन जाता है इधर उधर, तो वो उस परमाफ्रॉस्ट को जो नरम हो गया है उसको अपने साथ लेके आ जाता है। इसकी एक मिसाल रिसेंटली उसमें हुंजा में गुजाल में देखी गई। गुजाल में एक फ्लड आया था, उस फ्लड के साथ सारी बर्फ आई हुई थी और वो बंदा नरेशन में बता रहा था कि ये फ्लड नहीं है, ये ग्लेशियर है, ये आपका ग्लेशियर पिघल के आया है। नाले का खारी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये कल आया है और कितना बर्फ, ये हालात है, बर्फ है, ये कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा ये कोई पत्थर शत्थर है, ये बर्फ है। तो वो गर्मियों में जब ज्यादा धूप होती है तो वो परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो पिघल जाता है, वो पिघल के उसकी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाता है। और जब भी फ्लडिंग की सिचुएशन होती है तो जमीन के साथ वो ग्लेशियर भी पिघल के हमारे शहरों में पहुंच जाता है। और इसी तरह आइस शीट जो है, आर्कटिक आइस शीट, जो आर्कटिक और एंटार्कटिक, नॉर्थ और साउथ पोल में जो आइस शीट है, जो बहुत ज्यादा आइस है, वो पिघल रही है। उसका भी एक बहुत बड़ा लेवल जो पिघल रहा है और पिघल के समुद्र में शामिल हो रहा है, सतह समुद्र में, और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। एक और पॉइंट है, ये जो क्लाइमेट थ्रेट है ये बहुत ही एक किस्म का, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज एन इनविजिबल थ्रेट। इट इज एन इनविजिबल थ्रेट। इसकी इनविजिबिलिटी की वजह से सी लेवल राइज होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक स्लो पॉइजन है। और उसके साथ वेदर इवेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जैसे अचानक बारिश हो जाना, अचानक धूप निकलना और फिर हब्स हो जाना, और उसके साथ फिर मतलब ऐसी कंडीशन है जैसे स्टॉर्म की कंडीशन है, क्लाउड ब्रस्ट है, अचानक क्लाउड ब्रस्ट हुआ किसी एक एरिया में जहाँ पे बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। क्लाउड ब्रस्ट की वजह से एक ऐसा फिनोमेनन है जहाँ पे बहुत सारा पानी एक साथ जमीन में गिर जाता है क्लाउड से, और उस प्रोसेस के वजह से एक साथ सैलाबी रेले बन जाते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल आप गिलगित में देख सकते हैं, उसमें कोहिस्तान में देख सकते हैं, नॉर्दर्न पाकिस्तान पूरे में देख सकते हैं, केपीके में, भुनेर में, एवरीवेयर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और उसके साथ फिर लैंडस्लाइडिंग भी इमिनेंट होती है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ऊपर से ज़मीनें सारी नरम हो जाती हैं, और जब भी थोड़ी सी सिचुएशन होती है ऐसी जो साथ कहीं पे किसी जगह फ्लडिंग होती है तो उसकी वजह से ज़मीन हिलने लगती है, तो वो लैंडस्लाइडिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। और वैसे भी ज़मीन जब नरम हो जाती है तो वो गिरने लग जाती है ऊपर से, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी इश्यूज होते हैं। तो ये था क्लाइमेट चेंज का इशू जो हमारे पास इमिनेंट थ्रेट है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, आप बड़े मज़े से देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें आर्मी ऑफ डेड को जैसे एट द एंड उन्होंने सीरियस लिया, इसी तरह हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेने की ज़रूरत है। If those things come for us, there'll be no kingdoms to rule. Everything we suffered would have been for nothing. Everything we lost would have been for nothing. The crown accepts your truth. I request all the authorities of all the nations around the world to take this threat as serious as Cersei and Daenerys and everyone. वो एक fiction था, that was just a fiction, but they took that threat as a serious, imminent threat. और उसके बाद they have defeated the army of the dead with a collaboration and with mutual agreement. अगर आप लोगों ने कोई enemy देखना है तो आपका enemy पाकिस्तान के लिए इंडिया enemy नहीं है, इंडिया के लिए पाकिस्तान नहीं है, यूएस के लिए चाइना नहीं है, चाइना के लिए ताइवान नहीं है, इजराइल के लिए पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन के लिए इजराइल नहीं है,
Not even our religions are threat to each other. Nothing matters when it comes to the climate change. When you don't have a planet, you don't have any place to fight for. Just secure the place to fight. Just secure the ring, first of all, and then you'll be able to fight. If you don't have a ring, if you don't have a place to fight, if you don't have an arena to fight, you won't be able to fight big or fight each other. Let's secure a place to fight each other first and then fight. Thank you so much. Allah Hafiz.